कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 का फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश शुरू किया था। तो इस वीडियो में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पीछे वीडियो में मैंने बताया था गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण गोलीय दर्पण दोनों के बारे में बताया गया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके पहला वीडियो देख लें। ये प्रकाश का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लें। चलिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें हमको टोटल 8 परिभाषाएं हमें पढ़नी है। आपके परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। आपको अगर मैं दिखाऊं पेपर, तो इसी साल का ये बोर्ड का पेपर है, दिख रहा होगा आपको। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। 3 नंबर का इसके साथ एक आंकिक प्रश्न जोड़ दिया था, 4 नंबर का टोटल हो गया था। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए और उसके वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। इतना बताने पर आपको 1 नंबर मिलता था। यानी इसका मतलब इन बिंदुओं से जिनकी परिभाषा है परीक्षा में भी आ सकता है, तो अच्छे से इसको याद रखना है। चलिए एक एक शुरुआत करते हैं। पहला टॉप पॉइंट हमारा ध्रुव यानी कि पोल, कि ध्रुव किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के केस में ध्रुव क्या होता है, देखें क्या है। तो जो हमारा गोलीय दर्पण हमने पढ़ा है कि 2 तरह का होता है। इस तरह का है जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ है, यानी कि जिस पृष्ठ पर कलई की गई है, पालिश किया गया, उभरा हुआ है, तो दूसरा वाला तल परावर्तक हो गया जो कि दबा हुआ, जैसे ये दिख रहा है, ये दबा हुआ तल परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कौन सा दर्पण है ये, इसमें परावर्तक तल दबा हुआ है। तो इसको बताया गया है कि जब परावर्तक तल दबा हुआ हो तो ऐसे दर्पण को अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा वाला इस तरह से होगा, इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, तब इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इंग्लिश क्या है इसकी, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो परावर्तक तल है, दोनों में से कोई भी दर्पण हो, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु, बीचों बीच वाला बिंदु, ये बिंदु, इसी बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। ये बिंदु क्या है, ध्रुव है दोनों। इसका ध्रुवीय है, इसका ध्रुवीय है। इस ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, पोल का पी लिख देते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे ध्रुव की, ध्रुव की परिभाषा क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। 1 लाइन की परिभाषा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसके आगे आता है अगला टॉपिक, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, देखें गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया आपको कि एक खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। तो जो ये दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये किसी न किसी गोले का ही तो टुकड़ा है। तो इस गोले को अगर बनाया जाए, पूरा किया जाए, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है यानी टुकड़ा है, उस गोले का जो केंद्र होगा, बीचों बीच वाला बिंदु, गोले का केंद्र जो होगा, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र ये हो गया, इस दर्पण के लिए गोला इधर बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। किससे लिखते हैं इसको, इसको प्रदर्शित करते हैं सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या ले लिया, सी ले लिया। 2 परिभाषाएं क्लियर हो गई, ध्रुव का और वक्रता केंद्र का, ठीक है। अब अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं। देखें तो ये जो गोला है, जिसका गोले का गोलीय दर्पण जिस टुकड़ा है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसी को क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। और दूसरी शब्दों में देखें, अगर इस पी और सी को देखें तो त्रिज्या हम लोगों ने पढ़ा है, केंद्र से परिधि को मिला तो त्रिज्या हो जाता है। तो ये पी जो है, ध्रुव है, वो दर्पण पर ही तो है, यानी परिधि पर ही है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या। कहीं भी अगर मिला लें तो वक्रता त्रिज्या ही रहेगा।
तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या P से C की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको वक्रता त्रिज्या को लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। रेडियस ऑफ कर्वेचर से उठा लिया स्मॉल r। तो 3 परिभाषाएं क्लियर हो गई। चलिए अगला परिभाषा चौथा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रकाशिक अक्ष भी कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस प्रकाशिक अक्ष भी कहा जाता है। तो ये मुख्य अक्ष अब क्या है, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को नाम दिया जाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगला है द्वारक। द्वारक अपेर्चर। द्वारक क्या होता है, जो हमारा ये परावर्तक तल है, चाहे इस दर्पण का हो चाहे इस दर्पण का हो, इसका जो व्यास होगा, व्यास का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास। इसी को द्वारक कहा जाता है। यानी दर्पण के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। एक छोर से दूसरे छोर सीधा ऐसे मिला लो, ये द्वारक हो जाता है। जैसे अगर यहाँ लिख दिया जाए m1 और यहाँ लिख दिया जाए m2, तो m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, ये द्वारक को प्रदर्शित करता है। m1 m2 द्वारक हो गया। यहाँ पे भी लिख सकते हैं m1 m2, ठीक है, द्वारक भी समझ में आ गया। चलिए अगला अब है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसको सीधे सीधे फोकस भी कहते हैं। फोकस को समझें थोड़ा सा। इसके लिए पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। परावर्तन में क्या बताया गया कि जब प्रकाश आके गिरता है किसी चिकने सतह पर जो दूसरी तरफ से पालिश किया हो, जैसे कि हमारा दर्पण है, तो प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। उसी से प्रयोग करके हम फोकस बनाएंगे। जैसे मान लो पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं। पहला ले लिया हमने ये अवतल दर्पण और दूसरा यहाँ ले लिया, इधर बना लिया उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, अवतल और ये उत्तल। इसका ध्रुव बीच में होगा, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पे होगा, दोनों को मिला दिया, ये हमारा क्या बन गया, मुख्य अक्ष। ऐसे इसके लिए भी खींच देते हैं। इसका ये ध्रुव है, इधर वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, प्रकाश जब इस दर्पण पे पड़ेगा तो टकरा के वापस लौटेगा इसी माध्यम में। तो टकरा के लौटेगा तो उसके लिए 2 नियम बताया गया था। दूसरा नियम याद करिए, I बराबर R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उसी का प्रयोग करें। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम एक समांतर लेके जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश के समांतर मतलब जो ऐसे बराबर दूरी पे हो, टच ना करें, ये आया। अब ये इस पे टकराएगा जब, तो परावर्तन होगा। इसका परावर्तन होके ये लौट के जाएगा। तो ध्यान देना क्या, I और R बराबर आना चाहिए। I क्या था, आपतन कोण, R क्या था, परावर्तन कोण। कैसे देखते हैं, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको क्या कहते थे, आपतन कोण। तो कैसे था, ये आया टकरा करके लौट गया, यहाँ पर रहा अभिलंब, तो इस कोण को आपतन कोण I और इसको कहा गया परावर्तन कोण R। अब इसका अभिलंब कहाँ है, इसका अभिलंब तो बता दिया था कि 90 अंश पे। इसका अभिलंब क्या होगा, देखो गोलीय पृष्ठ है ना ये, तो गोलीय पृष्ठ में चाहे वो वृत्त हो या फिर गोला हो, सेंटर से यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई भी लाइन ले लो, सीधी लाइन, केंद्र से परिधि को मिला दो तो वो उसका नॉर्मल हो जाता है, यानी अभिलंब हो जाता है। तो आपतन बिंदु तो यहाँ है, तो यहाँ पे अभिलंब चाहिए, तो इसी को मिला देंगे, ये सीधा इन दोनों को मिला दें, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब। अब देखो ये कोण बन गया आपतन कोण I। अब R इधर ही तो होगा, लौट के टकरा के जाएगा, तो जितना ये कोण है उतने कोण पे जाना चाहिए। ये कोण दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। ये ऐसे टकरा के प्रकाश चला गया, तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल गया, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के मिल गया, यहाँ मिला। तो जिस बिंदु पे ये मिलता है इसी बिंदु को नाम दिया जाता है मुख्य फोकस, प्रदर्शित करते हैं F से। यानी देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है वो क्या कहलाता है, फोकस। तो देखिए इसमें तो अवतल दर्पण में तो जा रहा है, आया टकरा के चला गया। उत्तल में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं, ठीक। अब ये परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, तो पहले तो इसका अभिलंब, अभिलंब के लिए क्या करेंगे, केंद्र से परिधि को मिलाना है। कहाँ मिलाएंगे, जहाँ ये प्रकाश गिर रहा है आपतन बिंदु पर, यहाँ सीधा सीधी रेखा मिला दो, ये अभिलंब हो गया। यहाँ कोण बना ये आपतन कोण, अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बना आई, तो आर यहीं कहीं बनेगा आई के बराबर, तो इतने ही कोण पर ये इधर चला जाएगा। ठीक, ये इतने जितना कोण यहाँ बना उतने कोण पे ये चला गया। तो देखिए ये तो निकल गया, मुख्य अक्ष पे नहीं मिल रहा, तो क्या लगेगा, पीछे अगर इसको आगे बढ़ाएं अगर, तो हमें लगेगा कि ये यहाँ जा रहा है, ऐसे यहाँ से जाता हुआ दिखेगा। इसको देखेंगे तो लगेगा कि इस बिंदु से जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है मुख्य फोकस एफ। तो इस उत्तल दर्पण में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसमें वास्तव में जा रहा है। दोनों ही बिंदुओं को फोकस सिखाना है। तो क्या कर सकते हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर अवतल दर्पण के लिखेंगे तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, उत्तल के लिखेंगे तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसको किससे प्रसिद्ध करेंगे, कैपिटल एफ से, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, FOCUS। समझ में आ गया। अगला है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब ये क्या होता है, देखिए ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से P से जो फोकस है, मुख्य फोकस या फोकस, इसकी दूरी को P से F तक की दूरी जो होती है इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ P से F तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इस फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को किससे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल एफ से। फोकस को जो कि एक बिंदु है उसको कैपिटल एफ से, और उस दूरी को P से एफ तक की दूरी जो फोकस दूरी है उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ से। समझ में आ गया इतना। और देखें ये हमारा वक्रता कैंसी है, ये एफ है और P है। अगर ये दर्पण छोटा है, यानी इसका जो द्वारक होगा यहाँ से यहाँ तक M1 M2, अगर ये छोटा है, छोटे दर्पण के लिए देखा जाए तो ये जो F होता है C और P के बीचों बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दोनों के बीचों बीच। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखो पूरा R है, वक्रता त्रिज्या, P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, पीछे बताया था। P से C की दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या, किससे लिखते हैं, स्मॉल r से। तो इसके बीचों बीच एफ यानी आधे पर इसका आधा कर दें तो क्या बन जाएगा, आधा मिल जाएगा, इसका आधा मिल जाएगा जो P से F तक की दूरी यानी कि फोकस दूरी F। तो F बराबर होता R/2, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बीचों बीच होता है किसके लिए, ऐसे दर्पण जिसका द्वारक छोटा हो। बड़े द्वारक के लिए गलत, सही नहीं है, छोटे द्वारक के लिए होता है R/2 बराबर F। इसको याद रखना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है फोकस तल, फोकस तल, फोकल प्लेन। अब ये फोकस तल या फोकल प्लेन क्या है, तो जो दर्पण का फोकस है, इस फोकस बिंदु पर जो ये फोकस का वाला बिंदु है, यहाँ पर अगर कोई लंबवत तल ले लें, मुख्य अक्ष है ये, मुख्य अक्ष पर लंबवत तल इसी बिंदु पे लेना, इधर उधर नहीं। यहाँ जो लंबवत तल है, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये हाथ कुछ समझे, ये दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है, यहाँ फोकस है, तो ये वाला तल, इसके सामने फोकस पर जो तल होगा फोकस के लंबवत, ये पूरा तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। यहाँ का वाला तल, ऐसे यहाँ वाला तल, इसको कहते हैं फोकस तल। परिभाषित कैसे करेंगे, फोकस से जाने वाला, फोकस से जाने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी, 8 परिभाषाएं, सब कुछ बता दिया। चल एक चीज़ और यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है, अगर हमारे पास समतल दर्पण है, समतल दर्पण बताया गया, परावर्तक तल प्लेन होगा, समतल होगा, इसको बोलेंगे समतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी निकालने कितना होगा, तो
देखें अभी कहा गया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से जाती हैं, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे अगर मान लो और इसमें दूसरी समांतर किरणें खींचे, कहीं से भी ले जाएं, अगर ये समांतर यहाँ ले गए, ये भी परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ ले लो, परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से जाएगा, सब उसी पे जाके मिलेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी आएंगे सब उसी बिंदु पे जाके मिल जाएंगे फोकस। तो ऐसा ही अगर यहाँ पे हम करें एक चलो ये लेके आए प्रकाश की किरण, ठीक। अब इसका बताओ अभिलंब कहाँ होगा? अभिलंब समतल में बताया गया था तल के लंबवत, तो ये हमारा आपतन बिंदु हो गया, तो अभिलंब यही होगा, यही अभिलंब भी होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए, कोण बन गया 0। तो अब परावर्तन कोण भी 0 होगा, तो जैसे आया वैसे चला जाएगा, 0 अंश पे 0 अंश पे चला गया। तो यहाँ फिर ऐसे और समांतर किरणें लें, इसके समांतर दूसरी किरण लो, ये भी आया आपतन कोण 0, परावर्तन कोण 0, जैसे आया वैसे टकरा करके वापस लौट जाएगा। क्या ये दोनों परावर्तित किरणें जो यहाँ लौट के जा रही हैं कहीं मिलेंगी? मिलना चाहिए कहाँ? फोकस पर। समांतर आने वाली परावर्तन के बाद कहाँ मिलती हैं? फोकस पर। ये समांतर दो आई, परावर्तन के बाद चली गई सीधी वापस, क्या कहीं मिलेंगी? नहीं, समांतर है, नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मानेंगे? अनंत पर। यानी अनंत पे मिलेंगी, तो जो फोकस होगा अनंत पर होगा, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है समतल दर्पण की, वो क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट। ठीक। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।